नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के डे 8 में पहुंच चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रीफेस टू द फिफ्थ एडिशन। कल हमने समझा कि कैसे कैसे एलोपैथी की दवाइयाँ या फिर जो भी ओनली सिम्टम को रिलीव करने के लिए सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होती है, चाहे होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, वो कैसे बीमारी को सप्रेस करता है फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड और उसकी जगह पे एक नया डिजीज एग्रावेट हो जाता है, मेडिसिनल डिजीज उसके अंदर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये काफी वेरी इजी बिजनेस है, कोई उसको एडप्ट कर ले तो। और ये कंसेंस के बाइट्स तक को भी वो इनसेंसिबल हो जाता है, इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। जो भी इसमें माहिर हो जाए और इजी लगने लगे प्रैक्टिस, उन लोगों की कॉन्साइंस बाइट नहीं करती। तो ये कल हमने पढ़ा और समझा। आगे की बात समझते। एंड येट for all these mischievous operations, the ordinary physician of the old school can assign his reasons, which, however, rest only on foregone conclusions of his books and teachers, and on the authority of these or that distinguished physician of the old school. लेकिन अभी भी yet for all these mischievous operations, ये सब जो तूफानी जो ऑपरेशंस हो रहे, मिस्चीवियस ऑपरेशन हो रहे, उसके बावजूद द ऑर्डिनरी फिजिशियन ऑफ ओल्ड स्कूल कैन असाइन हिज रीजंस, फिर भी वो अपने कारण बता रहे ऑर्डिनरी फिजिशियन ऑफ ओल्ड स्कूल, which however rest only on foregone conclusions of his books and teachers, कि जो उनके पिछले के टीचर्स या बुक्स ने जो पढ़ाया है उसी बातों को वो उसके आधार पे अपने रीजंस बताएंगे, एंड ऑन द अथॉरिटी ऑफ दिस और दैट डिस्टिंग्विश्ड, और उसी अथॉरिटी के आधार पे डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन ऑफ द ओल्ड स्कूल, कि जी जी जो ओल्ड स्कूल के वही फिजिशियन जिन्होंने ये सिखाया, जो वही कारण देते थे कि बुक में ये लिखा है। तो उसी के आधार पे वो अपने रीजंस बताते कि क्यों वो ऐसा कर रहे। पता है कि मिस्चीवियस ऑपरेशन है, फिर भी वो बुक को फॉलो करते जा रहे। Even the most opposite and the most senseless modes of treatment find their defense, their authority, let their disastrous effects speak ever so loudly against them. मोस्ट अपोजिट एंड मोस्ट सेंसलेस मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, वो उसको अपने डिफेंस में, अपने अथॉरिटी में वो फाइंड आउट करते हैं, भले ही उसकी डिजास्टर्स इफेक्ट चिल्ला चिल्ला के बोलती हो कि ये गलत हो, फिर भी वो उसी को फाइंड आउट कर रहे। इट इज ओनली पेन अंडर द ओल्ड फिजिशियन, यही एकमात्र दुख है ओल्ड फिजिशियन के अंडर में। वो हैज बीन एट लास्ट ग्रेजुअली कन्विंस्ड, कि जो आखिर में कन्विंस हो जाएगा आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ मिसडीड्स, काफी सालों की गलती के बाद, ऑफ द, गलती से भी, ये मिसडीड मीन्स एक गुनाह जैसा है, जो न करने जैसे कार्य करके, काफी सालों तक ऐसा करके जो न करने जैसा था, फिर अपने आप में वो ग्रेजुअली कन्विंस हो जाएगा कि यही एक दर्द है कि वो उसको गलतियां करनी पड़ती है, न करने जैसे काम करने पड़ते, ऑफ द मिस्चीवियस नेचर ऑफ हिज सो कॉल्ड। और वो मिसडीड्स क्या है? ऑफ द मिस्चीवियस नेचर ऑफ हिज सो कॉल्ड आर्ट, उसकी जो सो कॉल्ड आर्ट है, उसकी जो मिस्चीवियस नेचर है, वही तो ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए। एंड वो नो लॉन्गर ट्रीट्स इवन द सीवियरेस्ट डिजीजेस, खराब से खराब बीमारी को ट्रीट नहीं कर पाते हैं विथ एनीथिंग स्ट्रॉन्गर देन प्लेंटाइन वाटर मिक्स्ड विथ स्ट्रॉबेरी सिरप। बस उसको सिर्फ वो मल्टीविटामिन दे सकते हैं उन खराब से खराब बीमारियों को, दैट द स्मॉलेस्ट नंबर है आर इंजर्ड एंड डाई, और उसमें से कुछ स्मॉलेस्ट नंबर इंजर हो जाएंगे और डाई हो जाएंगे।
तो सिर्फ वो प्लेन वाटर और उसके साथ स्ट्रॉबेरी मिक्स करके, यानी कि विटामिन का मल्टीविटामिन दे सकते हो और कुछ नहीं, विथ नथिंग, दैट इज विथ नथिंग, यानी कि कुछ दे ही नहीं सकते। ऐसी बीमारियां है जिसमें वो कुछ नहीं कर सकते। These non-healing art, ऐसी non-healing art, which for many centuries has been firmly established in full possession of the power to dispose of the life and death of the patients according to its own goodwill and pleasure, and in that period has shortened the lives of 10 times as many human beings as the most destructive wars and rendered many millions of patients more diseased and wretched than they were originally. Thy allopathy I shall first expose somewhat more minutely before teaching in detail its exact opposite, the newly discovered true healing art. तो ये जो नॉन हीलिंग आर्ट है, जो काफी सालों से एक इस्टेब्लिश्ड साइंस बन के बैठा हुआ है और पोजेस करके रखा हुआ है पावर को, और किस और ये पावर का यूज कहाँ पर होता है? पेशेंट की लाइफ और डेथ को डिस्पोज करने में, करने का जो पावर है वो पकड़ के ये साइंस बैठा हुआ है, नॉन हीलिंग आर्ट है वो। एंड अकॉर्डिंग टू, और ये पेशेंट की लाइफ को कैसे तोड़ मरोड़ते हैं, डेथ को कैसे बनाते हैं अपनी गुडविल के आधार पे, यानी कि मेरी क्या इच्छा है उसी आधार पे, और मुझे किस में आनंद आता है उस आधार पे पेशेंट की लाइफ और डेथ को डिस्पोज करते हैं। इन दैट पीरियड, उस पीरियड में वो बीमार, वो पेशेंट की जो ह्यूमन लाइफ है उसकी लाइफ को 10 टाइम्स कम कर दिया, शॉर्टन कर दिया। यानी कि पहले के जमाने में हमारी आयु काफी ज्यादा थी, अब ये सब तकनीक के द्वारा, एलोपैथिक तकनीक के द्वारा हमारी आयु काफी कम हो गई है। आजकल तो अब 20-30 उम्र में भी लोग मरने लगे हैं। तो ये क्या चीज है? और बच्चे भी ऐसे जन्म ले रहे हैं जो 10-12 साल या 5-10 साल में वो मर जाए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, अब आप समझ सकते हैं। एज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर्स, किस तरीके से वो इस पीरियड में और लाइफ को कैसे कम कर दिया। इन दैट पीरियड हैज शॉर्टन द लाइव्स ऑफ 10 टाइम्स एज मेनी ह्यूमन बीइंग्स एज द मोस्ट, जैसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर्स में जैसे ह्यूमन की लाइफ कम हो जाती है, उसी तरीके से ये कम हो रही है लाइफ। एंड रेंडर्ड मैनी मिलियंस ऑफ पेशेंट्स मोर डिजीज, और काफी पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बीमारियों में तब्दील करते जाते हैं, wretched than they were originally। एलोपैथी से पहले जो बीमारियों से पीड़ित थे उससे भी काफी खतरनाक बीमारियां और काफी तोड़ मरोड़ वाली शरीर बनती जा रही। आई शैल फर्स्ट एक्सपोज, और मैं ये पहले एक्सपोज कर रहा हूँ, समवॉट मोर माइनटली, काफी बारीकाई से, यानी कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये पहला हूँ जो एक्सपोज कर रहा हूँ, बिफोर टीचिंग इन डिटेल द एग्जैक्ट अपोजिट द न्यूली डिस्कवर्ड ट्रू हीलिंग आर्ट, कि जो नई, जो डिस्कवर की गई ट्रू हीलिंग आर्ट है उसको समझाने से पहले मैं इसके बारे में माइनटली, यानी कि अति सूक्ष्म तरीके से आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, यानी कि बता रहा हूँ। As regards the later homeopathy, it is quite otherwise. Later means true healing art. नॉन हीलिंग आर्ट से ट्रू हीलिंग आर्ट की जर्नी है। ट्रू हीलिंग आर्ट के बारे में अगर बताए, यानी कि होम्योपैथी के बारे में बताए, तो ये काफी डिफरेंट है। इट इज क्वाइट अदरवाइज। इट कैन इजीली कन्विंस एवरी रिफ्लेक्टिंग पर्सन, जो भी अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्शन, ये दोनों डिफरेंट चीज है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग है, तो जो रिफ्लेक्टिंग पर्सन है, यानी कि जो फोर ब्रेन से आता है, बराबर, इंटेलेक्चुअल जो पर्सन है, हर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को कन्विंस हो जाएगा, सरलता से हो सकेगा, that the diseases of man are not caused by any substance, any acridity, that is to say any disease matter। यानी कि जो जो बीमारियां है वो किसी सब्सटेंस या कोई एक्रिडिटी से मरने, एक्रिडिटी से नहीं होता है, आर नॉट कॉज्ड बाय एनी सब्सटेंस और एनी एक्रिडिटी।
दैट इज टू से एनी डिजीज मैटर, कोई भी डिजीज मैटर बाहर से कुछ नहीं आता है, बट दैट दे आर सॉलिडली स्पिरिट लाइक। लेकिन बीमारियां सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट लाइक डायनामिक है, डिरेंजमेंट्स ऑफ द स्पिरिचुअल स्पिरिट लाइक पावर, द वाइटल फोर्स। तो स्पिरिट लाइक जो पावर है यानी कि जो वाइटल फोर्स है, उसकी डायनामिक डिरेंजमेंट ही है बीमारियां। जो नेचुरल बीमारी है वो इस डायनामिक की डिरेंजमेंट है। बाकी वाइटल फोर्स ने इस डायनामिक डिरेंजमेंट को कंपेंसेट करने के लिए स्ट्रक्चर में या फंक्शन में कुछ चेंज लाया। इसको हम बीमारियां बोलते हैं। एक्चुअली वो बीमारी नहीं, उसके पीछे बीमारी जो डायनामिक लेवल पे चल रही है। और जैसे जैसे कल कल मैंने एक मैं जो अपनी क्लास लिया था अपने कॉलेज में, उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग भी मैंने फेसबुक में डाली हुई है। विद्यादीप BHMS करके ये पेज है, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा, रेडियम ब्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो आपको को रिलेट हो जाएगा कि कैसे डायनामिक बीमारियां दूसरी चीजें क्रिएट करती है जिसको हम डिजीज कहते हैं। So that animates the this vital force animates the human body. Homeopathy knows that a cure can only take place by the reaction of the vital force against the rightly chosen remedy that has been ingested, and that the cure will be certain and rapid in proportion to the strength with which the vital force will prevails the patient. तो होम्योपैथी नोज दैट, होम्योपैथी जानता है कि क्योर कैसे होता है। क्योर कैन ओनली टेक प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। क्योर सिर्फ वाइटल फोर्स के रिएक्शन से ही आता है, ऐसा होम्योपैथी जानती है। अगेंस्ट द राइटली चूजन, और ये रिएक्शन किसके अगेंस्ट आएगा? अगेंस्ट द राइटली चूजन रेमेडी, होम्योपैथिक रेमेडी दैट हैज बीन इंजेस्टेड, जो इंजेस्ट की गई यानी कि दी गई, मुंह से ली गई है, अंदर ली गई है internally, and that the cure will be certain and rapid in proportion to the strength with which vital force still prevails in the patient। अगर vital force काफी कम है तो उसकी जो रिकवरी है वो भी स्लो होगी। अगर vital force की जो स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है तो वाइटल जो उसकी रिकवरी है वो भी फास्ट होगी। तो ये सब चीजें मायने रखती है, कितनी रैपिडिटी के साथ क्योर होगा और कितनी चौकसता के साथ क्योर होगा। उसके लिए वाइटल फोर्स की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके रिएक्शन से ही क्योर होगा। Hence homeopathy avoids everything in the slightest degree in failing। इसीलिए होम्योपैथी ये सब कुछ अवॉइड कर रहा है जो वाइटल फोर्स की 1% पावर को भी अगर कम कर रहा हो, फीबल कर रहा हो यानी कि नाजुक कर रहा हो, उन सब को अवॉइड करता है। फुटनोट दी है कि होम्योपैथी सेट्स नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड एडमिनिस्टर्स नो एमेटिक्स। इसीलिए होम्योपैथी एक कतरा खून भी कम नहीं करवाता, शेडिंग नहीं करवाती यानी कि बहाता नहीं है। नो एडमिनिस्टर्स नो एमेटिक्स, कोई भी वॉमिटिंग करने की दवाई नहीं देती है। नो परगाटिव्स नहीं देते। नो लैक्सेटिव्स और डायफोरेटिक्स। ड्राइव्स ऑफ नो एक्सटर्नल अफेक्शन बाय एक्सटर्नल मीन्स, बाहरी चीजों से कभी भी बाहरी बीमारियों को हल नहीं किया जाता। प्रिस्क्राइब्स नो वार्म बाथ्स, उसमें कोई वार्म बाथ्स नहीं दिए जाते। और मेडिकेटेड क्लिस्टर्स एप्लाइज नो स्पेनिश फ्लाइज, किसी भी तरीके का कोई भी बॉडी पे कोई एप्लीकेशन नहीं होता। स्पेनिश फ्लाइज इज एक जंतु है जिसको पहले ये लगाया जाता था। और मस्टर्ड प्लास्टर्स, किसी भी तरह का प्लास्टर नहीं लगाया जाता। नो सेटॉन्स, नो इश्यूज, कोई पाटापिंडी नहीं होती है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई ड्रेसिंग नहीं किया जाता। एक्साइट्स नो टायलिज्म, सलाइवेशन को इंक्रीज नहीं किया जाता। बर्न्स नॉट विथ मोक्सा और रेड हॉट आयरन टू द वेरी बोन, किसी भी तरीके का बर्न्स नहीं दिया जाता। गुजराती में पहले के जमाने में जो ट्रीटमेंट होती थी जिसमें
एक गरम आयरन रोड बॉडी के ऊपर लगाते थे, जिसमें शायद इंडिया के काफी पार्ट्स में ऐसा होता था, जिससे वो पेन बंद हो जाए, जो बीमारी है उसको सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसा मानते थे लोग। लेकिन ऐसा होम्योपैथी में कभी भी नहीं किया जाता, क्योंकि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर जेंटल होता है एंड सो फोर्थ। और काफी सारी चीजें जो बाहरी लेवल से हो रही है वो होम्योपैथी में नहीं की जाती, बट गिव्स विथ हिज इट्स ओन हैंड its own preparations of simple uncompounded medicines। लेकिन क्या दिया जाता है अपने हाथों से? होम्योपैथ अपने हाथों से दवाई देते हैं। वो किस कैसी दवाई देते हैं? इट्स ओन प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अनकंपाउंडेड मेडिसिन। होम्योपैथी की प्रिपेयर की गई जो सिंपल अनकंपाउंडेड दवाइयां है वो दी जाती, यानी कि किसी भी तरीके का होम्योपैथिक मिश्रण भी नहीं दिया जाता है। तो जो दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में प्रिपरेशंस कॉम्बिनेशन के रूप में, वो होम्योपैथिक पार्ट नहीं है। which it is accurately acquainted with, never subdues pain by opium etc। कि ऐसी दवाइयाँ जिसके बारे में उसको पूरी तरह से एक्यूरेटली चौकसता के साथ उसको पता है, उसका वो निष्णांत है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेवर सबड्यूस, कभी भी पेन को ओपियम से कंट्रोल नहीं करता। एंड एज मच एज पॉसिबल एवरी एक्साइटेशन ऑफ पेन फॉर पेन ऑल्सो डिमिनिशेस द स्ट्रेंथ and hence it employs for the cure only those medicines whose effects in altering and deranging dynamically the health it knows accurately, and from these it selects one whose pathogenetic power, its medicinal disease, is capable of removing the natural disease in question by similarities, similia similibus, and these it administers to the patient in simple form but in rare and minor doses, so small that without occasioning pain or weakening, they just suffice to remove the natural malady by means of the reacting energy of the vital force with this result। तो और क्या करती है? एंड एज मच एज पॉसिबल एवरी एक्साइटेशन ऑफ पेन, सभी तरीके की जो एक्साइटेशन उतनी ज्यादा शक्य हो उतनी एक्साइटेशन करवाता है पेन का। फॉर पेन ऑल्सो डिमिनिशेस द स्ट्रेंथ, क्योंकि पेन भी स्ट्रेंथ को डिमिनिश करता है। एंड हेंस इट एम्प्लॉयज फॉर द क्योर ओनली दोज, ये सभी तरीके का जो पेन को एक्साइट करते हैं इन सब को होम्योपैथी अवॉइड करता है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अनबियरेबल पेन हो तो वाइटल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो फीबल हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि फिर वो वापसी का रास्ता ढूंढती है। यानी कि वापसी का रास्ता मीन्स वो डेथ की तरफ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वाइटल फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि पेन उतनी अनबियरेबल है तो वाइटल फोर्स कम हो जाती है। तो होम्योपैथी के क्योर में अनबियरेबल पेन नहीं आना चाहिए। Hence, it employs for cure only those medicines whose effects in altering and deranging dynamically the health। इसीलिए होम्योपैथी में जो क्योर के लिए उसी दवाइयों को दी जाती है जिसकी पावर के बारे में वो एक्यूरेटली जानते हैं, और और उसको सिमिलिया सिमिलिबस के आधार पे उसको नेचुरल डिजीज को रिमूव करने में जो सक्षम हो, जिसकी पैथोजेनेटिक पावर सक्षम हो, उसी को सिलेक्ट करते हैं उसी आधार पे। और सिंपल फॉर्म में ही पेशेंट को दी जाती है एंड रेयर एंड माइनर डोज में दी जाती है, उतना स्मॉल कि वो पेन को बढ़ाता नहीं है और पेशेंट को वीक नहीं करता है। दे जस्ट सफाइस टू रिमूव द, सिर्फ उतना उतना स्मॉल डोज कि बस वो नेचुरल बीमारी को जो डायनामिक लेवल पे है, हमें ये भूलना नहीं है। नेचुरल बीमारी यानी हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई मुझे तो स्टोन रिमूव करना है, तो भाई स्टोन बीमारी नहीं है, स्टोन के पीछे कोई डायनामिक डिरेंजमेंट है।
जिसने जिसकी कंपेंसेशन में बॉडी ने स्टोन क्रिएट किया है। तो स्टोन हमें रिमूव नहीं करना है, स्टोन अपने आप चला जाएगा, कंपेंसेशन की जरूरत नहीं रहेगी तो स्टोन चला जाएगा। तो डायनामिक डिरेंजमेंट जो पीछे चल रहा है उसको रिमूव कर दे, और ये डायनामिक लेवल पे जो हमारी दवाइयाँ, जो डायनामिक दवाइयाँ है वो डायनामिक लेवल पे काम करती है, तो उसके लिए टाइम नहीं लगता है। मेरे गुरु डॉक्टर देदार सिंह सर हमेशा सिखा समझाते थे हमको कि ये एक ट्रांजिएंट होता है, जैसे डोज दी तो डायनामिक चालू हो जाता है। और वो 40,000 पर 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी उसकी एक्शन हो रही है। तो ये इतना फास्ट है, तो नेचुरल मेलोडी को तुरंत रिमूव कर देगा, लेकिन जो कंपेंसेशन बनाया है बॉडी ने उसको टाइम लगता है। तो ये तुरंत नहीं होने वाला है। हमारी डायनामिक दवाइयाँ डायनामिक एनर्जी को सॉल्व करेगी। तो उसके सामने हमें क्या मिलेगा? पेशेंट की वीकनेस कम हो जानी चाहिए, पेन कम होना चाहिए, और धीरे धीरे सब कुछ एनर्जी लौटनी चाहिए। तो ये हम इसके आधार से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ये सब होम्योपैथी ऐसी चीजें अवॉइड करता है जो बॉडी को वीक करे, वाइटल फोर्स को वीक करे। एंड विद दिस रिजल्ट, और उसके साथ कैसे रिजल्ट आते, that without weakening, injuring, or torturing him in the very least, the natural disease is extinguished। उसके साथ बिना वीक किए, बिना इंजरी किए, बिना टॉर्चर किए, एक भी कतरा में उसको टॉर्चर नहीं होता, इंजरी नहीं होती, वीक नहीं होता, 1% भी ऐसा नहीं होता, और नेचुरल डिजीज एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एंड द पेशेंट इवन वाइल्स्ट ही इज गेटिंग बेटर, और ये जो पेशेंट हमारे सामने है, हर वो बेटर होता जा रहा है, उसी टाइम में गेन्स इन स्ट्रेंथ, जैसे हमने आगे समझा कि वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाता है, एंड दस इज क्योर्ड, और ये इस तरीके से क्योर्ड होता है। एंड अपेरेंटली इजी बट एक्चुअली ट्रबलसम एंड डिफिकल्ट बिजनेस, ये अपेरेंटली काफी इजी लगता है बोलने में, लेकिन खरेखर एक्चुअली ये काफी ट्रबलसम एंड डिफिकल्ट बिजनेस है एज कंपेयर टू इजी बिजनेस ऑफ एलोपैथिक प्रैक्टिस। एंड इवन इवन एलोपैथिक नहीं, लेकिन होम्योपैथी में भी जो जीपी करते हैं, ये है तो ये दवाई, वो है तो वो दवाई, डिजीज के ऊपर दवाई को देते हैं, वो काफी इजी प्रैक्टिस है। ये भी एक एलोपैथिक प्रैक्टिस ही कही जा सकती है। तो ये दोनों, इनके इनके सामने पेशेंट को एक्चुअली क्योर करना ये काफी ट्रबलसम एंड डिफिकल्ट बिजनेस है, एंड वन रिक्वायरिंग मच थॉट। एक होम्योपैथ को काफी सारा सोचना पड़ता है, रिक्वायरिंग मच मच थॉट, काफी सारा नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, बट विजडम चाहिए, बट विच रिस्टोर्स द पेशेंट विदाउट सफरिंग। कि लेकिन जो पेशेंट को सफरिंग से बचा के उसको वापस रिस्टोर करे इन अ शॉर्ट टाइम में हो जाएगा टू परफेक्ट हेल्थ। परफेक्ट हेल्थ में वो शॉर्ट टाइम में चला जाएगा। अब लोग बोलेंगे कि नहीं, होम्योपैथी में तो टाइम लगता है, लेकिन अगर आप समझिए होम्योपैथी में टाइम कैसे लगता है। कुछ बीमारियां ऐसी है जो अभी की जो डोमिनेंट जो मेडिकल स्कूल है उसके आधार पे ये लाइफ टाइम की बीमारियों को अच्छा कर नहीं कर सकते, उसकी लाइफ टाइम दवाइयाँ चलती है। अब जो बीमारी की लाइफ टाइम दवाई चलनी है उसको अगर 1-2 साल रहे, तो क्या वो लंबी बात है? क्या वो लंबी ट्रीटमेंट है या शॉर्ट ट्रीटमेंट है? अब आपको ही समझना है। जो होम्योपैथी के स्टूडेंट इसको सुनते हैं वो अपने आप को इसका जवाब दे। एंड thus इट इज अ सैल्यूटरी एंड ब्लेस्ड बिजनेस। इसीलिए ये काफी लाभदायक, पेशेंट को और फिजिशियन दोनों को इससे संतुष्टि मिलती है। तो ये काफी लाभदायक, सभी और लाभ होता है। लाभदायक एंड ब्लेस्ड बिजनेस, ये काफी ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वादित बिजनेस है। इसमें पेशेंट का अच्छा ही होगा, पेशेंट का बुरा नहीं होने वाला है। फिजिशियन का अच्छा ही होगा, फिजिशियन का बुरा नहीं होने वाला है।
आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे पेशेंट को क्योर करना है, उसके लिए जो-जो चीज़ ज़रूरी है, वो सब मैं करूँगा। तो जैसे हम इस रास्ते पे अभी चल पड़े हैं, पहले क्रॉनिक डिजीज़ को कवर किया, अब हम ऑर्गेनॉन पढ़ रहे हैं, आगे जाके और ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, सीखेंगे और सीखते रहेंगे और एप्लीकेशन करते रहेंगे। तो बस अब कुछ मिनट और आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आज मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और संडे भी है तो सबके पास टाइम रहता है उतना तो। Thus, homeopathy is a perfectly simple system of medicine, remaining always fixed in its principles as in its practice, which, like the doctrine whereon it is based, if rightly apprehended, will be found to be so exclusive and only in that way serviceable that as the doctrine must be accepted in its purity, so it must be purely practiced and all backward strain. इसीलिए होम्योपैथी एक परफेक्टली सिंपल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, रिमेनिंग ऑलवेज फिक्स्ड इन इट्स प्रिंसिपल्स, हमेशा रहेगी। किस क्या रहेगा? हमेशा रहेगा उसके फिक्स प्रिंसिपल्स पर ही फिक्स रहेगी। इन इट्स एज इन इट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में भी और थियरी में भी, दोनों में वो अपने प्रिंसिपल पर आधारित है। ऐसा साइंस जो फिक्स्ड है, नेचर के लॉज हमेशा फिक्स रहते हैं, तो वैसा ही होम्योपैथी है, एक नेचुरल साइंस है। विच which like the doctrine whereon it is based, if rightly apprehended, will be found to be so exclusive। अगर उसको आप rightly समझेंगे तो आपको एकदम ये एक्सक्लूसिव लगेगा एंड ओनली इन दैट वे सर्विसेबल, और ये उसी वे में काम करती है होम्योपैथी। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर ये इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन क्या आपने उसको राइट वे में अंडरस्टैंड करके अप्लाई किया? तो तभी वो काम करेगी। ये काफ़ी एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव साइंस है, लेकिन कब वो लगेगा? जब आप उसको राइटली अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, दैट एज़ द डॉक्ट्रिन मस्ट बी एक्सेप्टेड इन इट्स प्योरिटी। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को इसकी राइट एप्लीकेशन, यानी कि जैसे हम समझते हैं काफ़ी डीपर लेवल से अपने गुरु के पीछे चलते हुए जो कर रहे हैं, उसको देखना हो तो हमारे क्लिनिक्स पे आप उसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं, आके सीख सकते हैं और अपनी अपनी दुविधा को मिटा सकते हैं। मैं हूँ, डॉक्टर खुशहाली है, हम दोनों के पास आप आ सकते हैं। दैट एज द डॉक्ट्राइन मस्ट बी एक्सेप्टेड इन इट्स प्योरिटी, ये ऐसा डॉक्ट्राइन है जो आप अपनी प्योरिटी पे, उसकी प्योरिटी में एक्सेप्ट करना ही चाहिए। सो इट मस्ट बी प्योरली प्रैक्टिस्ड, तभी वो आपसे प्योरली प्रैक्टिस होगा एंड ऑल बैकवर्ड स्ट्रेइंग, और सब कुछ पीछे चला जाएगा। आई एम, फिर फुटनोट दी है, आई एम देयरफॉर सॉरी, मैं इसलिए माफी मांगता हूँ, दैट आई वंस gave the advice showering of allopathy, showering of allopathy to apply to the back in psoriatic diseases, a resinous plaster to cause itching। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने पहले एडवाइस दी थी एलोपैथी को बचाने के लिए कि पीठ में जो जो इचिंग आ रही है, इरप्शन निकले हैं, उसको उसके ऊपर जो सोरिक डिजीज है पीठ में, उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए, रेजिनियस प्लास्टर को अप्लाई करना चाहिए, जिससे इचिंग बढ़े और बीमारी अच्छी हो जाए। ये इंसिडेंट्स हनीमान सर ने उसकी आपको मिलेगा, उसकी लेसर राइटिंग बाय डॉक्टर सैमुअल हनीमान। ये आप पढ़ेंगे तब आपको ये पार्ट आपको उसमें दिखेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ये एडवाइस दी थी कि भाई ऐसा करो तो सही हो सकता है। तो ये पहले की बात है। उन इस बुक में उनकी शुरुआत से मेडिकल लाइन से लेके अंत तक जो भी इंफॉर्मेशन थी उन सबको इकट्ठा किया हुआ है। तो उसमें आपको एक जर्नी पता चलेगी, पहले कैसा सोचते थे, फिर बाद में कैसे चेंजेस हुआ, फिर कैसे चेंजेस हुआ, ये आपको पता चलेगा। एंड टू अप्लाई द फाइनेस्ट इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स इन पैरालिटिक अफेक्शंस, जो पैरालिटिक अफेक्शंस है
उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स को अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। तो मैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फॉर एज बोथ दीज अप्लायंसेस, क्यों? क्योंकि ये दोनों अप्लायंसेस हैव सेल्डम प्रूव्ड ऑफ सर्विस, भाग्य ही ये कभी काम लगा, एंड हैव फर्निश्ड द mongrel homeopaths with an excuse or their allopathic transgressions। सिर्फ इसने इसने फर्निश्ड मीन्स कि सिर्फ इसने मदद दी किसको? मॉन्ग्रल होम्योपैथिस्ट को, कि एक एक्सक्यूज देने के लिए, और उसकी एलोपैथिक ट्रांसग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ एक यू कैन से कि एक छटक बारी दे दी, एक विंडो ऐसी दे दी कि जहां से ये छट अपनी सर अपने काम से वो, हमारा काम था उसको अच्छा करना, उससे हम छटक जाते हैं, वहां से फ्री हो जाते। ऐसा करने में ही सिर्फ मदद दी है। आई एम ग्रीव, और उसके लिए हनुमान सर दुखी है। आई एम ग्रीव आई शुड एवर हैव प्रपोज देम, मैं दुखी हूं कि मैंने कभी ऐसी सलाह दी थी। And I hereby solemnly retract them for this reason also। इसीलिए मैं ही हूँ जो मैं उसको वापस पटरी पर ला सकता हूँ, और इसी कारण से that since then, उसके बाद से our homeopathic system has advanced so near to perfection, इतनी परफेक्शन से इतनी नजीक पहुंच गई है, that they are now no longer required, कि अब ये जो दो दो बातें उन्होंने बताई कि प्लास्टर लगाना चाहिए इचिंग के ऊपर, या फिर यानी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाने चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक देने चाहिए पैरालिसिस में, ये सब ये सब अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उतनी परफेक्ट हो गई होम्योपैथिक सिस्टम कि अब इसकी जरूरत नहीं। तो इसीलिए दुख के साथ उन्होंने अपने अपने जो भी अ, शब्द है उसको वापस खींचा और कुछ अलग तरीके से बयान दिया। तो ऑल बैकवर्ड स्ट्रेइंग टू द परनिशियस रूटीन ऑफ ओल्ड स्कूल, जो भी परनिशियस रूटीन थी ओल्ड स्कूल की, इन सब को खारिज कर सकते हैं। कब? जब हम इसको प्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे, प्योरिटी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो इस सिस्टम की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। whose अपोजिट इट इज एज डे टू नाइट, कि जो इससे काफी अपोजिट है। दिन, ये होम्योपैथी दिन है तो ये रात में चली गई, अंधेरे में चली गई, इज टोटली इनएडमिसेबल, otherwise it ceases to deserve the honorable name of homeopathy। ये इनएडमिसिबल है, टोटली इनएडमिसिबल है कि एलोपैथिक स्कूल का सहारा लेना, ये इनएडमिसिबल है टोटली। अदरवाइज, वरना फिर आप एक होम्योपैथी के ऑनरेबल नेम को डिजर्व करना बंद कर दीजिए। That some misguided physicians, कुछ कुछ misguided physicians would who would wish to be considered homeopathists, कि जो होम्योपैथिस्ट कंसिडर करते हैं अपने आप को, engraft some to them more familiar allopathic malpractices, कि जो अपने आप को होम्योपैथ कहते हैं, ऐसे कुछ मिसगाइडेड फिजिशियन है, engraft some to them more familiar some allopathic malpractices upon their nominally homeopathic treatment। उनकी जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती है उसमें साथ में वो एलोपैथिक दवाइयों को भी दे देते हैं। तो ऐसे उन्होंने एनग्राफ्ट कर दिया है अपने आप को। इज ओविंग टू द इग्नोरेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन, लेजीनेस एंड कंटेम्प्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग अज्ञान है डॉक्ट्राइन के बारे में, डॉक्ट्राइन नहीं जानते, कभी भी हनुमान सर की बुक्स नहीं पढ़ी उन लोगों ने, ना ही ऑर्गेनॉन पढ़ी, ना ही क्रॉनिक डिजीज पढ़ी, क्योंकि समझ में ही नहीं आती। हमने देखा कि हमने क्रॉनिक डिजीज को पढ़ा, पूरी क्रॉनिक डिजीज को पढ़ा और उसको ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश की, तो आप समझ सकते कि कैसे अटपटे वर्ड्स है और काफी बड़े बड़े लंबे सेंटेंसेस है, जिसको एग्जैक्टली समझना काफी डिफिकल्ट है आम लोगों के लिए। तो वो काफी डॉक्टर और ऐसे फिजिशियन काफी लेजी होते, इसलिए उनकी केस टेकिंग की भी काफी शॉर्ट हो जाती है।
ऐसा ऐसा है तो बस ये दे दो। जैसे काफी लोग प्रैक्टिस करते हैं हॉट थर्स्टलेस वार्म फूड डिजायर लीवर अफेक्शंस लाइकोपोडिया। तो ये काफी शॉर्ट प्रैक्टिस शॉर्ट लेजीनेस दिखाती है फिजिशियन की। तो ये अज्ञानता के डॉक्ट्राइन पे लेजीनेस। कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई ये गंदा सा दिखता है, उसके कपड़े भी ठीक नहीं है पेशेंट के, बस देख के ही सल्फर दे देते हैं, या फिर आके ठोकर लगे तो फिर एल्यूमिना दे देते हैं ऑकवर्डनेस से। ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं। तो वो माल प्रैक्टिस कह सकते हैं, होम्योपैथी की माल प्रैक्टिस कह सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी ऐसी नहीं है। होम्योपैथी तो पूरा जान के पेशेंट को समझ के उसकी वाइटल प्रिंसिपल में क्या डायनामिक डिरेंजमेंट है उसको समझ के उसको ट्रीट करने की पद्धति है। तो ignorance of doctrine, laziness, and contempt for suffering humanity, and ridiculous conceit। तो ये उसकी वजह से कंटेम्प्ट है, जो ह्यूमैनिटी सफरिंग है उसकी कंटेम्प्ट कर रहा है ऐसी प्रैक्टिस से। या रिडिकुलस कॉन्सेप्ट, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी मूर्खामी भरिया है, मूर्ख जैसा है। एंड besides showing unpardonable negligence in searching for the best homeopathic specific for each case of disease, has often a base love of gain and other sordid motives for its spring and for its result। कि इसके उपरांत कि जो ये दिख रहा है कि भाई उसकी जो निग्लिजेंस है वो अनपार्डनेबल है, कभी माफ नहीं हो सकती, ऐसी अवगणना है उसके, वो दिखता है। फिर भी किसमें दिखता है वो इन सर्चिंग फॉर द बेस्ट होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर ईच केस ऑफ डिजीज। हर एक डिजीज, हर एक केस की, डिजीज के हर एक केस की, एक ही डिजीज के अलग अलग जो भी केस है उन सभी केसेस की अपनी अपनी अलग होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी होती है। तो काफी लोग ऐसे वर्ड को पकड़ लेते हैं कि सर ने तो लिखा है होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये इंडिविजुअल बाद में जो जोड़ा है उसको कौन पकड़ेगा। होम्योपैथिक स्पेसिफिक फॉर ईच केस ऑफ डिजीज, नॉट एवरी केस ऑफ डिजीज। हर एक केस की एक होम्योपैथिक स्पेसिफिक दवाई है जो उसकी डायनामिक लेवल पे जो डिरेंजमेंट हो रही है या हुई थी और चल रही है अभी भी, उसको जान के हम ये होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी फॉर ईच केस ऑफ डिजीज तक पहुंच सकते हैं। और वहां तक पहुंचने में जो सर्चिंग करनी पड़ती है, केस टेकिंग करना पड़ता है और लेबरियस वर्क करना पड़ता है, उस उसको उस वो करने में जो निग्लिजेंस है वो अनपार्डनेबल निग्लिजेंस ये दिखाई देता है। फिर भी बिसाइड शोविंग, इसके उपरांत, हैज ऑफन अ बेस लव ऑफ गेन, लेकिन इसके उपरांत उसका उसका जो लव है वो कहाँ पर बेस हुआ है कि कुछ पाना है, पैसे बनाने हैं, नेम फेम बनाना है, एंड अदर सॉर्टेड मोटिव्स, और दूसरे जो भी उनके मोटिव्स है, जो यू कैन से मटेरियल मोटिव्स, या फिर इस इगोइक जो मोटिव है उसको उसको पाने के लिए, उसको उसका प्यार है उसके आधार पे, किसके लिए, फॉर इट स्प्रिंग, मेरे में उसके वो होम्योपैथ के बच्चों के लिए, उसके स्टूडेंट्स के लिए और उसके खुद के रिजल्ट के लिए वो ऐसा करते हैं। दैट दे कैन नॉट क्योर ऑल इम्पोर्टेंट एंड सीरियस डिजीजेज, वो लोग कोई भी इम्पोर्टेंट और सीरियस डिजीज को क्योर नहीं कर सकते। विच प्योर एंड केयरफुल होम्योपैथी कैन, कि जो एक प्योर और केयरफुल होम्योपैथी कर सकती थी, अच्छा कर सकती थी, उसको ये ऐसे होम्योपैथ ट्रीट नहीं कर सकते। एंड दैट दे सेंड मैनी ऑफ देयर पेशेंट्स टू दैट प्लेस व्हेंस नो वन रिटर्न्स, और फिर वो अपने पेशेंट्स में से काफी पेशेंट्स को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। यानी कि वो उसकी डेथ की ओर उसको अग्रसर कर देते, एलोपैथिक डॉक्टरों के पास, स्पेशलिस्ट के पास भेज देते, फिर वो पेशेंट वापस नहीं आता। वाइल्स द फ्रेंड्स कॉन्सोल देमसेल्व्स, और उसी टाइम पे फ्रेंड्स उसको कॉन्सोल करेंगे विद द रिफ्लेक्शन दैट एवरीथिंग
इंक्लूडिंग एवरी हर्टफुल एलोपैथिक प्रोसेस हैज बीन डन फॉर द डिपार्टेड। फिर वो बात करते हैं कि एलोपैथी की ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस की वजह से ये बंदा डिपार्ट हो गया। लेकिन हमें सोचना चाहिए, अगर ये हमारे हमारे पास से कोई ऐसा पेशेंट दूसरे के पास चला जाता है, वो अपने आप जाए तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर हम उसको भेजते हैं तो कुछ पार्ट तो हमारा भी, कुछ रोल तो हमारा भी आ जाता है। तो यहाँ पर प्रीफेस टू द फिफ्थ एडिशन खत्म होती है। ये कॉन्साइंस की बात है। अगर जिसका कंसाइंस, कल से हमारा एफोरिज्म्स चालू होने वाला है और कल डॉक्टर कुशल मैडम इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।